तो दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुनः पलक हिंदी अकादमी में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आदिकाल है। आदिकाल की विशेषताएं, आदिकाल के कवि और उनकी रचनाएं आदि सबके बारे में हमें आज विस्तार से पढ़ना है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आदिकाल। तो आप लोग भी फटाफट डाल लें आदिकाल। तो आप लोग भी हेडिंग डाल लें आदिकाल। आप लोगों को पता होगा इसका दूसरा नाम वीरगाथा काल है। और ये कब से कब तक चला है ये मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो यहाँ से आपको एक प्रश्न लिखना है दोस्तों, जल्दी से जल्दी प्रश्न लिख लें। और वो जो प्रश्न है, प्रश्न आपके सामने है, आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है? कहा जाता है। ये प्रश्न आपके सामने है। और इसके बाद और में एक दूसरा प्रश्न बनता है इसी से, ध्यान दें। वीरगाथा काल को, वीरगाथा काल को आदिकाल, आदिकाल क्यों कहा जाता है? तो ये प्रश्न आप लोगों को क्या करना है, नोट करना है। और इसके बाद जल्दी से आप लोग फटाफट क्या करें, उत्तर भी डाल लें। मैं आप लोगों को उत्तर भी लिखाऊंगा, तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करें, उत्तर भी डाल लें। तो लिखते हैं उत्तर क्या है। हिंदी पद्य साहित्य का सबसे पहले आदि या प्रारंभ प्रारंभिक, ये तीन शब्द हैं। देखिए, पहले, आदि और प्रारंभिक, ये दोनों आपके क्या हैं, मिलते जुलते शब्द हैं। आदि भी लिख सकते हैं, आदि भी लिख सकते हैं, प्रारंभिक या प्रारंभ भी लिख सकते हैं, और पहले भी लिख सकते हैं। तो क्या कहा है कि हिंदी पद्य साहित्य का सबसे पहले का, ये चीज़ आप लोग नोट कर सकते हैं अलग से। सबसे पहले का इतिहास होने के कारण, पहले का इतिहास होने के कारण इसे आदिकाल कहा जाता है, कहा जाता है। तो ये तो आपका हो गया एक प्रश्न का आंसर, किसका, कि वीरगाथा काल को आदिकाल क्यों कहा जाता है दोस्तों। तो जो आदि शब्द है, आदि का पहला जो कहते हैं शाब्दिक अर्थ है वो होता है प्रारंभ। आदि मतलब प्रारंभ। तो जब सबसे पहले का इतिहास है तो दोस्तों इसका क्या नाम दिया गया, आदिकाल नाम दिया गया है। इसके बाद फिर लिखना है आदिकाल। तो दूसरा जो प्रश्न कह रहा है, देखो आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा गया है। तो लिखिए इसमें और लिखना है आश्रय दाताओं या फिर कह दें राजाओं आदि की वीरता
या युद्धों का सजीव युद्धों का सजीव वर्णन होने के कारण इसे वीरगाथा काल कहा जाता है, तो इसको आप लोग क्या करें, जल्दी से जल्दी नोट कर लें। देखिए 2 प्रश्न आपकी 4 लाइन में पूरे होते हैं। तो देखिए आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है या वीरगाथा काल को आदिकाल क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर दोनों प्रश्नों के आंसर हैं। पहली 2 लाइन में आपका है वीरगाथा काल को आदिकाल क्यों कहा जाता है, और लास्ट में 2 लाइन में है आश्रय दाताओं राजाओं आदि की वीरता या युद्धों का सजीव वर्णन होने के कारण इसे वीरगाथा काल कहा जाता है। तो ये दोनों प्रश्नों में से जो भी प्रश्न आ जाता है, चाहे ये पहला आ जाए और चाहे दूसरा आ जाए, दोनों का आंसर आपके सामने है। और ये 4 लाइन का आंसर आपको लिखना है, दोनों में से कोई भी प्रश्न आ जाए। और ये प्रश्न आपका बहुत मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न आपके सामने कह दें स्क्रीन पर है, तो हमें यहाँ क्या करना है, हेडिंग डालना है। और हेडिंग है आदिकाल की विशेषताएं। आप लोग भी हेडिंग डाल लें और लिखें इसमें आदिकाल, कोष्टक में वीरगाथा काल लिख लें, वीरगाथा काल की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आदिकाल की विशेषताएं पूछें तो आदिकाल की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अगर वीरगाथा काल की पूछी जाती हैं तो लिखना है वीरगाथा काल की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। दोनों में से एक काल की विशेषता जरूर पूछी जाएगी। तो फिर आपको दोस्तों क्या करना है, हेडिंग डालना है। और हेडिंग में आपको पहली हेडिंग डालना है युद्धों का सजीव वर्णन। युद्धों का सजीव वर्णन, ये आपको पहली हेडिंग डालना है। और इसके बाद जो दूसरी हेडिंग है, दूसरी हेडिंग आपको लिखना है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। दूसरी जो हेडिंग है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इसके बाद आपको तीसरी हेडिंग फिर से डालनी है। और तीसरी जो हेडिंग है दोस्तों वो है वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। और इसके बाद जो चौथी हेडिंग है, आपको चौथी हेडिंग में आपको लिखना है, चौथी हेडिंग हम लिखेंगे छंदों की विविधता। छंदों की विविधता। इसके बाद 5वीं हेडिंग और डालना है दोस्तों। और 5वीं हेडिंग क्या है, 5वीं हेडिंग में लिखना है आपको डिंगल और पिंगल भाषा आ सकता है या फिर शैली आ सकती है।
शैली का प्रयोग। जी आपको क्या करना है, 5 हेडिंगें देखना है आपको। कौन सी? ये सामने आपकी 5 हेडिंगें लिखी हुई हैं। देखो आदिकाल की जो विशेषताएं हैं, तो देखिए आदिकाल की विशेषताओं में युद्धों का सजीव वर्णन या आश्रयदाताओं की प्रशंसा, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, छंदों की विविधता। तो जो छंद लिखे गए थे आदिकाल में, या आदिकाल में जो रचनाएं लिखी गई थीं, उन रचनाओं में छंदों की विविधता थी। अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया था। अब उन छंदों में आपको नाम लिखना है। अगर नाम लिखना चाहो तो नाम लिख सकते हो छंदों की विविधता में। और युद्धों का समान या सजीव वर्णन आप इन सब में लिख सकते हो। तो देखिए क्या लिखना है, कहाँ लिखना है और कैसे लिखना है। तो अब जो युद्धों का सजीव वर्णन है, तो आपको लिखना है कि आदिकाल के कवियों ने अपनी रचनाओं में युद्धों का सजीव वर्णन किया है। सजीव का मतलब होता जीवित वर्णन किया है। इसके बाद आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो आदिकाल में जितने भी कवि होते थे राजाओं के दरबार में रहते थे, तो राजाओं की वीरता का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करते थे। तो यहाँ पर देखो आश्रयदाताओं की प्रशंसा, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया करते थे। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। तो आदिकाल में जितनी भी रचनाएं लिखी गई उनमें वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। और छंदों की जो विविधता है, इसमें आपको छंदों के नाम लिखना है। देखो तो छंदों के नाम में आपको कौन कौन से लिखना है, 2-4 ठो नाम लिख देना है। जैसे दोहा लिखा गया था और त्रुटक लिखा गया था, वीर लिखा गया था, और कह दें आल्हा छंद का प्रयोग किया गया था, उल्लाला छंद का प्रयोग किया गया था, पद्धारी छंद का प्रयोग किया गया था। इस तरह के ये छंदों के नाम हैं। तो ये सारे के सारे छंद कह दें आदिकाल की रचनाओं में प्रयोग किए गए थे। और डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग, जी भाषा भी कह सकते हैं और शैली भी लिख सकते हैं। तो जो डिंगल भाषा है, डिंगल भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। जी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। और जो पिंगल है वो अपभ्रंश मिश्रित है, अपभ्रंश मिश्रित भाषा है। तो यहाँ पर जो कह दें, यहाँ पर ध्यान देना, दोनों में ब्रज भाषाएं हैं, लेकिन एक में राजस्थानी है और एक में अपभ्रंश है। तो यहाँ पर डिंगल जो भाषा है राजस्थानी मिश्रित प्लस ब्रज भाषा है, और जो पिंगल है वो अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा है। तो ध्यान देना यहाँ पर दोनों ही प्रकार की शैलियों का, भाषाओं का प्रयोग किया गया था, डिंगल और पिंगल शैली। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, ध्यान देना। मैं यहाँ आपको सामने बता दे रहा हूँ। तो ये डिंगल है, डिंगल भाषा कह दें, डिंगल भाषा जो है, और दूसरी जो है पिंगल भाषा है, पिंगल भाषा। तो पिंगल भाषा में आपको क्या करना है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग करना है। अपभ्रंश प्लस कह दें ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। और जो डिंगल है इसमें आपको क्या करना है, राजस्थानी, राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा। तो अब आपके समझ में आ गई होगी मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता था। तो अब यहाँ से जो ऑब्जेक्ट पूछा जा सकता है, तो ऑब्जेक्ट देखिए, अगर पिंगल भाषा का पूछ ले कि किंदु भाषाओं से है, तो अपभ्रंश और ब्रज है। और डिंगल भाषा जो है तो राजस्थानी और ब्रज के योग से बनी हुई है। तो आदिकाल में डिंगल और पिंगल दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया था। तो इस तरह से आप लोगों को ये हेडिंगें डाल के
उनका दो लाइन में डिटेल करना है और इसके बाद आपको कवि और रचनाएं लिखनी है। तो देखिए दोस्तों, आदिकाल के आपके कवि और रचनाएं, तो कवियों में आपको नंबर 1 डालना है और कवि का नाम है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने रचना लिखी है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है आदिकाल का। जगनिक ने लिखा है दोस्तों आल्हा खंड करके लिखी है। अब विद्यापति जो है, विद्यापति की पदावली है, विद्यापति पदावली। तो पदावली के कारण ही विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, जी आप लोगों को पता होना चाहिए। जो पदावली है, इसी पदावली के कारण विद्यापति को क्या कहा जाता है, मैथिल कोकिल कहा जाता है। और दूसरी जो इनकी रचना है वो है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो इस तरह से ये विद्यापति आपका जो है वो बहुत मोस्ट है। और ये रचना जो पदावली है, ध्यान देना, ये भी बहुत मोस्ट मानी जाती है। और अमीर जो खुसरो थे वो तो आदिकाल के कह दें महान थे और खड़ी बोली के थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली का प्रयोग करते थे, खड़ी बोली के कवि हैं जी आदिकाल में। और जो विद्यापति हैं, पदावली की भाषा मैथिली में की है, तो ये किसके थे, मैथिली भाषा के थे। तो मैथिल कोकिल कहा जाता है किसके कारण, पदावली के कारण कहा जाता है। और अमीर खुसरो ने तो आदिकाल के कवियों के मन को मोहित किया। इन्होंने क्या लिखी हैं, पहेलियाँ। इन्होंने पहेलियाँ लिखी हैं, पद लिखे हैं और पहेलियाँ मुकरियाँ भी लिखी हैं। क्या लिखी हैं, मुकरियाँ भी लिखी हैं। तो जी पहेलियाँ, बूझ पहेली और अनबूझ पहेली सुनी होंगी, बचपन में जनाई जाती थी एक दूसरे से। तो ये बूझ पहेलियाँ और अनबूझ पहेलियाँ ही 2 प्रकार की होती हैं, एक बूझ और एक अनबूझ। तो एक में आंसर उसी में होता है और एक में आंसर हमें बाहर से ढूंढ कर देना होता है। तो इस तरह से ये आदिकाल आपका पूरा होता है। इसके बाद भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, इन सब के बारे में मैं एक वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा। और दोस्तों, जो भी आप लोगों में से मेरे कह दें नए हैं चैनल में, वो यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जिससे सबको ग्रामर को पढ़ने का मौका मिल सके। और ये सब आप लोगों के हाथ में है।